वेलकम टू फार्म इज़। सो गाइज ये सेकंड पार्ट है उसका। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर मेरे चैनल में लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हो। तो अभी आज हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तो हम इस टॉपिक में जानेंगे कि बेटर जो सबसे ज़्यादा सफिशिएंट या फिर जो बेस्ट होगा हमारे लिए इमल्सिफाइंग एजेंट, तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए ग्रिफिन नाम का था जिन्होंने ये बनाया था। उसको पता करने के लिए उन्होंने एक वैल्यू बनाई जिसको हम HLB बोलते हैं। HLB का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे हाइड्रोफिल लिपोफिल बैलेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो HLB वैल्यू जिसकी उसके हिसाब से रखी गई है। तो इसमें बताया गया हायर नंबर जो इसकी जो HLB की वैल्यू है 1 से लेके 19 के आसपास है, ठीक है, 19 या 18। तो इसमें बताया गया जो हायर नंबर के होते हैं लाइक 18 से 8 से 18 तक होते हैं, तो वो होते हैं आपके ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं एक्चुअल में, और ये ऑयल ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन शो करते हैं, ठीक है। और जिनका जो नंबर लोअर होता है जैसे कि 3 to 6 होता है HLB वैल्यू, जिसकी HLB वैल्यू 3 to 6 होती है, वो लिपोफिलिक बिहेवियर शो करते हैं और वो वाटर इन ऑयल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो HLB का यही मतलब था हाइड्रोफिलिक मतलब 8 से लेकिन 16 तक का जो शो करेंगे, और ये लिपोफिलिक मतलब जो 1 से लेके या फिर 3 से लेके 6 या 7 तक शो करेंगे, उसे लिपोफिलिक कहेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है अकेशिया जिसकी वैल्यू है 8, और ये किस टाइप का नेचर शो करते हैं, ऑयल इन वाटर। और होता है ट्रैगाकैन, ये 13.2 इसकी वैल्यू शो करती है, और ये किस टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे इमल्सिफाई एजेंट का। तो पहले इसको करने से पहले मैं आपको कुछ शो करवाना चाहूँगा। तो ये रहा इमल्सिफाई एजेंट, शॉर्ट फॉर्म में ये है आपका। ये कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेसिस और सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक। तो नेचुरल के 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेबल और सोर्सेज या फिर एनिमल सोर्सेज। तो जो हमें वेजिटेबल के थ्रू मिलता है इमल्सिफाइंग एजेंट, वो होता है हमारा गम एकेशिया, ट्रैगाकैंथ, अगार अगार जेल, पैक्टिन, स्टार्च, टिंचर भी कह सकते हो आप। और फिर हमारा आता है एनिमल के थ्रू जो हमें मिलता है, वो हमें मिलता है वूल फेल्ट, एग योक, जिलेटिन। और जो हमारे सेमी सिंथेसिस होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है एक्चुअल में, वो कहाँ से मिलता है हमें, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज, CMC भी कह सकते हो इसको। मैंने ये डोजेज फॉर्म में ये पूरा कवर करवा रखा है अच्छे से। फिर आपका आता है सिंथेसिस, जो किससे मिलते हैं, हमारे 3 तरह के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक, ठीक है। फिर आपका फोर्थ पार्ट होता है, वो आपका होता है इनऑर्गेनिक अल्कोहल्स। इनऑर्गेनिक अल्कोहल जो कि हमें किससे मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट्स, मैग्नीशियम बेंजोइनाइड, ठीक है। फिर लास्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक अल्कोहल्स, जो कि अल्कोहल होते हैं एक्चुअल में। ये हमें कहाँ से मिलता है, कार्बोवैक्सिस से, कोलेस्ट्रॉल से और लेसिथिनिन से, इससे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं नेचुरल, ठीक है। नेचुरल क्या है, वेजिटेबल सोर्सेज। तो वेजिटेबल सोर्सेज क्या होते हैं, दिस आर कार्बोहाइड्रेट्स जो इंक्लूड क्या करते हैं ये लोग, इनके अंदर जो इंक्लूड होता है वो होता है गम्स और मिसलेजिनियस सब्सटेंसेस। मिसलेजिनियस क्या होता है, जो थोड़े से मिक्सचर टाइप के होते हैं, लाइक थोड़े से हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। फिर ये प्रोड्यूस किस टाइप की होती है, ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर शो करते हैं एक्चुअल में, और ये एनायनिक इन नेचर होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स की इनको नीड होती है कि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए। अकेशिया, अब इसमें अकेशिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है अट्रैक्टिव होता है, पैलेटेबल होता है। पैलेटेबल मतलब होता है खाने की योग्य, मतलब उसको खाना ईजी होता है। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, एमेटिक्स एजेंट्स की तरह यूज़ होते हैं, इंटरनल यूज़ होते हैं। स्टेबल ओवर 2 से 10 pH तक स्टेबल होते हैं, ये लो विस्कस होते हैं। और क्या होते हैं, क्रीमी टेक प्लेस क्वाइट रैपिड, क्रीमी लेयर जल्दी बन जाता है इसमें, और ये स्टेबल इमल्सन बनाते हैं। फिर आता है ट्रैगाकैंथ। ट्रैगाकैंथ क्या होता है, रेयर इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह इसको रेयर यूज़ करा जाता है, मतलब जल्दी यूज़ नहीं करा जाता है, क्योंकि ये कोर्स थिक इमल्सन प्रोड्यूस कर लेता है, ऊपर थिक इमल्सन प्रोड्यूस कर लेता है ऊपर की तरफ। और अपीयरेंस इसका क्या होता है, इसका अपीयरेंस हम अच्छा बना सकते हैं इसमें अगर हीमोजेनाइजर यूज़ करें, ठीक है। स्टेबल इसमें कैन बी प्रोड्यूस इफ ट्रैगाकैंथ इज यूज्ड गम एकेशिया एज अ, हाँ मतलब अगर इसको गम एकेशिया के साथ मिला के यूज़ करा जाए तो ये इसको और अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है आपका अगार। अगार ज़्यादा इमल्सिफाइंग, अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट तो नहीं है,
पर ये क्योंकि ये क्या बना लेता है, थिक लेयर बना लेता है, और इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें 2% म्यूसिलेज इसमें मिक्स करना पड़ता है, तब जाके हम इसको यूज़ करेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। फिर पैक्टिन भी अच्छा नहीं है, थिक लेयर बना लेता है ऊपर। इसमें हम लोग 1% म्यूसिलेज यूज़ करते हैं अच्छा बनाने के लिए, और ये इनकम्पैटिबल होते हैं किसी साथ, अल्कली स्ट्रॉन्ग अल्कोहल और टैनिक एसिड के साथ। स्टार्च म्यूसिलेज इज़ रियली रेयर केस में यूज़ करा जाता है इसको, क्योंकि ये भी सेम एज अ हार्ड लेयर और थिक इमल्सन बनाता है, और ये ज़्यादातर इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, एनिमस में यूज़ करते हैं। भी आपका नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर एनिमल सोर्सेज क्या होता है आपका, फूड फैट, ये एक्सटर्नल यूज़ होता है, ऑयल इन वाटर इन टाइप का नेचर होता है इसका, और एब्जॉर्ब 50% ऑफ वाटर कर लेता है एक्चुअल में। और जेलेटिन आपका क्या होता है, मेनली यूज फॉर लिक्विड पैराफिन्स, ठीक है, और प्रिपेयर्ड विद जेलेटिन के साथ इसको मिक्स करके प्रिपेयर करा जाता है। एंड वाइट एंड हैव अ एग्रीबल टेस्ट, और एग्रीबल टेस्ट होता है जिसकी वजह से हम लोग इसको ईजिली पेशेंट होता है उसको ले सकता है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है ओरल के थ्रू। एग योग क्या होता है, इंटरनल यूज़ के लिए होता है ज़्यादातर, रेयर यूज़ कॉज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर इट गोल्ड स्पॉइल्ड, मतलब एग योग में क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन होता है, ठीक है, सैचुरेटेड नेचर के, और फिर जब उसको इंटेक करते हैं और ट्रांसपोर्ट की वजह से वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है एक्चुअल में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। रिक्वायर्ड प्रॉपर प्रिजर्वेशन एंड स्टोर्स, और प्रिजर्वेशन की नीड होती है, प्रिजर्वेशन की नीड्स होती है, इसको स्टोरेज करते वक्त ज़्यादा टेक केयर का नीड होता है। और यूज्ड एज इसको 12 से 15% ही इसको इमल्सिफाइंग एजेंट के कंसनट्रेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेमी सिंथेसिस पॉलीसैकेराइड, जो मिथाइल सेलुलोज होता है, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ सेलुलोज है ये, मतलब सेलुलोज का डेरिवेटिव है। सेलुलोज हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, आपको पता ही होगा। ठीक होते हैं ये, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ कर जाता है इसको 2% में, कॉमनली यूज इन इमल्सिफिकेशन ऑफ मिनरल एंड वेजिटेबल सॉइल्स, ठीक है। फिर सिंथेटिक में आपका क्या आ जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, नॉन आयनिक, ठीक है। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एनाइनिक, अल्कोहल शेप इनके लिए यूज़ कर जाते हैं, इन सब के लिए एक्सटर्नल यूज़, और वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप के नेचर होती है। कैटाइनिक क्या होता है, चार, क्वार्टरनरी मतलब होता है चार, ठीक है, क्वार्टरनरी मतलब होता है चार अमोनियम के कंपाउंड होते हैं ये। इसके एग्जांपल नीचे लिए हुए हैं, बेंजाइल, कैनियम और सीट्रिमाइड। अगर आपको इससे क्लियर करना है तो मैंने बना रखा है, पहले के वीडियोस देख सकते हैं आप उसको, डोजेस फॉर्म और या फिर वो लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है, उसके प्रिपरेशन करने के लिए। और फिर ये क्या होता है, एक्टिव एजेंट की तरह बियर इट चेंज, एक्सटर्नल यूज़ में यूज़ होता है, लाइक स्किन लोशंस और क्रीम्स वगैरह में, ठीक है। एन आई क्या होता है, ग्लाइसरल के ईस्टर्स होते हैं, और ये क्योंकि एन नॉन आयनिक सरफेक्ट रिमेन स्टेबल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच, जो नॉन आयनिक के टाइप के सरफेक्टेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पीएच को झेल सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, इसके एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनका जो HLB वैल्यू होता है 10 से 20 तक हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स में जो दिया हुआ है वो है आपका कार्बोवैक्स, जो यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, विस्कस होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। कोलेस्ट्रॉल्स कहाँ होते हैं, स्टेबलाइज द इमल्सन, स्टेबलाइज कर देता है इमल्सन को। लिनेथिक्स, लेसिथिन्स, वाटर इन ऑयल टाइप का नेचर होता है, और इमल्सिफाइंग में रेल यूज़ होता है क्योंकि ये डार्कन द कलर, स्किन के कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता है, इसलिए कम यूज़ होता है ये। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, इसमें है प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन्स। तो इमल्सन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला जो होता है, इमल्सिफाइंग कंटेनिंग नेचुरल गम्स, ठीक है। तो ये पूरा नेचुरल गम्स में क्या किया जाएगा, को गम अकेशिया कंटेनिंग इमल्सन। तो इसके एग्जांपल है आपका ड्राई गम मेथड के थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वेट गम के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, बोटल मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, और अदर मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। अदर मेथड में आपका क्या है, हैंड होमोजेनाइजर और सिल्वर्स एंड मिक्सिंग नॉर्मलाइजर। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कवर करना है तो आप गूगल के थ्रू कवर कर सकते हो इसको, वरना ये इंपॉर्टेंट नहीं था। तो पहले बता दूँ, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है बस इसमें यही है, गम आर्चिस ऑयल यूज़ होगा, गम अकेशिया यूज़ होगा, वाटर यूज़ होगा। इनकी जो रेशियो होगी 4:1:2 होगी। मतलब अगर आप गम अकेशिया के 4 पार्ट ले रहे हो, आर्चिस ऑयल के 4 पार्ट ले रहे हो, तो गम अकेशिया के 1 पार्ट लेना पड़ेगा और वाटर का 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे वेट गम में क्या लेना पड़ेगा, गम प्लस वाटर प्लस ऑयल। तो गम में आपका 4 होगा, वाटर 2
2 होगा और 1 होगा रेशियो में, इन तीनों के रेशियो में। बोतल मेथड में 2% ऑयल, आई मीन 2 पार्ट ऑफ ऑयल, 1 पार्ट ऑफ गम एंड 2 पार्ट ऑफ वाटर, ऐसे ही यूज़ होगा। इसको डिटेल में हम करते हैं। तो दोबारा यही है, इमल्सिफाइड एजेंट को थोड़ा डिटेल में बताया गया और प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक, केमिकल स्टेबल होने चाहिए और ईजिली प्रिपेयर हो जाए। और इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, 3 टाइप के, गम, वैट, बोतल मेथड, अदर मेथड को आप छोड़ सकते हो और जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है बोतल मेथड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राई गम मेथड से। ड्राई गम मेथड क्या होता है, अकेशिया प्लस वाटर, ठीक है। इनका जो रेशियो होता है वो आपका होता है 4:2:1, 4:2:1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेज़र द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन ड्राई मेज़र एंड ट्रांसफर इनटू द ड्राई मोटर। तो पहले आपको क्या लेना है, ऑयल लेना है 4 पार्ट, मतलब 4 पार्ट लेना है आपको। लाइक आपने ले लिया 4 ग्राम, ठीक है। मान लो आपने ले लिया इसका 4 ग्राम ऑफ क्या ले लिया, ऑयल ले लिया, 4 ग्राम ऑयल ले लिया आपने। और आपने मोटा ड्राई मोटर में उसको पुट कर दिया, मतलब पोर कर दिया। नाउ एट द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ गम अकेशिया इनटू द टाइट, और उसको टाइट्रेट करें, मतलब जो गम अकेशिया है उसको आपको 2 ग्राम लेना है और उसको फिर उसको कूटना है, मतलब अच्छे से मिक्स करना है उसको, एज नोन एज यूनिफॉर्म मिक्सचर, जब तक वो यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बन जाए। उसके बाद ऐड रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब अब 1 ग्राम वाटर को ऐड करो उसमें और उसको फिर से ट्राइचुरेट करो, मतलब मिक्स करो जब तक कि एक पॉप क्लिकिंग साउंड ना प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। लाइक कोई गैस बाहर निकलता है जब साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसा। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वाइट प्रोड्यूस फॉर्म नॉन एज प्राइमरी इमल्सन। तो एक इमल्सन टाइप का फॉर्म होगा जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब वो पॉपिंग साउंड क्लिक होगा। देन ऐड मोर वाटर टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड वॉल्यूम, फिर और वाटर को मिलाओ और जितना आपको वॉल्यूम बनाना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिपरेशन है उसके, आरसीज ऑयल मिलाओ, वाटर मिलाओ, मेक एन इमल्सन। तो हम कैसे मिलाएंगे, ऑयल आपको लेना है 4%, वाटर आपको लेना है 2% और जो आरसीज गामा अकेशिया लेना है वो ग्राम में लेना है, ठीक है। तो इसके कुछ दिए हुए हैं, या जैसे अकेशिया का लेना है आपको 50, वाटर लेना है 25 और गम अकेशिया पाउडर लेना है 12.5 ग्राम, ठीक है। अप्रोक्स 87.5 बनेगा। उसके बाद आपको 100 बनाने के लिए इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 12.5 ml मिलेगा। ये आपको मोर वाटर ऐड करना पड़ेगा आपको मेकअप करने के लिए वॉल्यूम। फिर आपका आता है बोतल मेथड। बोतल मेथड, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर वोलेटेबल एंड अदर नॉन विस्कस ऑयल्स। इसका जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 2:1, ठीक है। बोतल मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन वोलेटाइल एंड नॉन विस्कस। और जो इसका जो प्रिपरेशन होता है, ऑयल आपको डालना है 2 ग्राम, वाटर डालना है 2 ग्राम, गम डालना है 1 ग्राम। ये एक्चुअल में रेशियो मैंने याद करने के लिए ऐसे बना रखा है। अगर आप 2 ग्राम ऑयल ले रहे हो तो उसमें वाटर भी 2 ml डालोगे, उसके बाद गम डालोगे 1 ग्राम, ठीक है। तब जाके इसको जब आप ट्राइचुरेट करोगे तब वो आपका इमल्सन तैयार हो जाएगा। तो ये बनाने का तरीका है, पहले इन दोनों को मिक्स करो। ऑयल को पहले लार्ज बोतल इनटू द लार्ज बोतल से फिर गम अकेशिया मिलाओ आपने ऑयल में, फिर उसको शेक करो। उसके बाद शेक करने के बाद जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तब उसके बाद वाटर को उसमें मिला दो। उसके बाद जब तक मिक्स करो, जब तक एक प्राइमरी इमल्सन ना तैयार हो जाए। उसके बाद वाटर जितना मिलाना है आपको मिलाओ। उसके बाद वॉल्यूम मेकअप करने के लिए उसके बाद पानी मिलाओ। अदर मेथड में आपका 2 बता दिया था मैंने, हैंड होमोजीनाइज़र और सिल्वर सेल मिक्सर होमोजीनाइज़र। तो इसको आप नेट से देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर फिर टेस्ट बताता हूँ, टेस्ट कैसे करेंगे कि इमल्सन हमारा अच्छे से बना है कि नहीं बना है। तो पहला होता है डाइल्यूशन टेस्ट। द इमल्सन इज डाइल्यूटेड विद वाटर के साथ इसको डाइल्यूट करा जाता है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि लाइक आपके पास 2 ग्राम कोई इमल्सन है, ठीक है ना। इसमें हमने 10 ml पानी डाल दिया, 10 ml और ज़्यादा पानी डाला दिया। अब पहले ये विस्कस नेचर का था, गाढ़ा था, उसके बाद जब उसमें पानी मिलाओगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि पतला करना, ठीक है ना। तो डाइल्यूट करा हमने, फिर डाइल्यूट करने के बाद क्या हो गया, इन द केस द इमल्सन रिमेन स्टेबल इफ इज़ ऑयल इन वाटर। तो ऑयल वाटर कैन बी डाइल्यूटेड विथ वाटर। अगर हमने डाइल्यूट कर दिया उसके बाद भी ये ऑयल इन वाटर नेचर का रहा, क्योंकि ऑयल इन वाटर कैन बी डाइल्यूटेड विथ वाटर, मतलब जो ऑयल इन वाटर का टाइप का नेचर होता है वो पानी से डाइल्यूटेड हो सकता है।
तो ये समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। लाइक आपने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, मतलब एक कंटेनर लिया जिसमें सिर्फ वाटर बड़ा पड़ा हुआ था बहुत सारा, और आपने एक और कंटेनर लिया जहाँ पे सिर्फ ऑयल था, ठीक है ना, ऑयल सॉल्वेंट था एज ए सॉल्वेंट। फिर आपने इमल्सन जो आपने रेडी करा है वो इमल्सन आपने, इमल्सन यहाँ पर भी लेता हूँ, लाइक ये रहा इमल्सन, और यहाँ पर भी मैं वही वाला इमल्सन लेता हूँ, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये इमल्सन ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है, ठीक है। तो अगर ये वाला इमल्सन इसमें डिज़ोल्व हो जा रहा है H2O में, ठीक है, अगर H2O में डिज़ोल्व हो जा रहा है तो ये किस नेचर का होगा, ये हो जा रहा है, डिज़ोल्व हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डिज़ोल्व हो जा रहा है। पर जो यहाँ पे है ये वाला इमल्सन ऑयल में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो भी इमल्सन वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप के नेचर के होते हैं। और जो डिज़ोल्व पानी में हो जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप के नेचर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब बस यही था। फिर डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, इन दिस टेस्ट इमल्सन इज मिक्स विद द वाटर, वाटर के साथ इसको मिक्स करा जाता है, ठीक है। डाई इमल्सन एंड ऑब्जर्व अंडर द, मतलब एक डाई में मिक्स करा जाता है, ठीक है, पानी में डाई मिला हुआ होगा उसमें मिक्स कर जाएगा। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा जाता है। इफ़ द कंटिन्यूस फेज अपीयर रेड, जो कॉन्टीन्यूस फेज होता है, कॉन्टीन्यूस जो क्या होता है, ईजी वे में बताऊंगा, जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा। लाइक ये है आपका एक इमल्सन है, सपोज़ एक इमल्सन है ये, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो कॉन्टीन्यूस फेज होगा, और जो ऐसे ऐसे डिस्पर्स होगा वो डिस्पर्स फेज होता है, ठीक है। तो ये देखो, तो ये जो आप देख रहे हो डिस्पर्स फेज, अगर आपको रेड दिखा माइक्रोस्कोप में, दैट मीन्स द इमल्सन इज ऑयल इन वाटर टाइप। अगर आपने वाटर में मिक्स करा है तब भी आपको जो दिख रहा है रेड कलर का कॉन्टीन्यूस फेज, मतलब पीछे वाला फेज दिख रहा है रेड कलर का, तो मतलब ये क्या होगा, ऑयल इन वाटर। और अगर आपको सिर्फ ये जो डिस्पर्स फेज रेड दिख रहा है तो ये कौन सा नेचर है, वाटर इन ऑयल टाइप का नेचर। अब ये देखो क्यों दिखता है, क्योंकि जो आपने डाई मिलाया था वो किस में मिलाया था, पानी में मिलाया था, ठीक है। तो जब इमल्सन, जैसे कि आपने ये पानी में मिलाया था, ये H2O है, ठीक है, और आपका जो इमल्सन है वो कुछ इस टाइप का है, लाइक इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का है आपका इमल्सन, इस टाइप का, ठीक है। तो आपने इसको रेड बना दिया, तो सिंपल सी बात है, मतलब ऐसा आपने डाई मिलाया जो सिर्फ पानी के साथ रिएक्ट करके रेड बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो इमल्सन में जो पानी था वो भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये रेड है तो ये भी रेड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप क्या कह सकते हो, ये वो क्या है, जो छोटा वाला है वो क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप का नेचर है, ठीक है। और अगर ये ना लाल ना होके, सपोज़ जो आपने डिस्पर्स करा था वो ना लाल होके जो कॉन्टीन्यूस फेज में था वो लाल हो गया, तो आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, ये है एक्चुअल में वाटर इन ऑयल टाइप का नेचर है। मतलब ये जो है छोटे छोटे वाटर है इन ऑयल, मतलब जो ऑयल इन टाइप का नेचर है, ठीक है, सॉरी ऑयल इन वाटर टाइप का नेचर है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी सुन के पता लग रहा है कि करंट पास करना होगा इसमें। उसके बाद अगर लाइट बल्ब ग्लो होता है, ठीक है ना, बल्ब ग्लो होता है तो वो है वाटर इन ऑयल टाइप का नेचर, और बल्ब ग्लो नहीं होता है तो वो है वाटर इन ऑयल टाइप का नेचर। क्यों, अब रीज़न इसका, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टिविटी होता है और ऑयल बैड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक ये देखो, ये अब मान लो ये वाटर है, अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस फेज में, और मान लो आपने ये ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल है, और तो क्योंकि वाटर का प्रेजेंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी पास हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। पर अगर इसी का उल्टा होगा, इसी का अगर मान लो उल्टा हो कि ये है आपका ऑयल, ये है आपका ऑयल, ठीक है, और वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, तो जो करंट होगा वो पास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको कंडक्टिविटी अच्छे से होगा ही नहीं, और जिससे कि हम पता कर सकते हैं वो ऑयल इन वाटर टाइप का या वाटर इन ऑयल टाइप का। फ्लोरिसेंस मतलब क्या होता है, ग्लो करना, मतलब लाइट अमिट करना, ठीक है ना। फ्लोरिसेंस का मतलब ये होता है चमकना। तो सर्टेन फिक्स ऑयल पासिस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, तो कुछ टाइप की ऑयल फ्लोरिसेंस पास कर पाते, क्यों, क्योंकि ऑयल गिव्स फ्लोरिसेंस अंडर यूवी लाइट। अगर ऑयल को यूवी लाइट में रखा जाए, सनलाइट में रखा जाए, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरिसेंस। और वाटर नहीं करते हैं फ्लोरिसेंस, मतलब चमकते नहीं है। तो देयरफॉर ऑयल इन वाटर,
ऑयल इन वाटर मतलब छोटे छोटे मात्रा में ऑयल होंगे और वाटर होगा ज़्यादा, ऑयल होगा, वाटर होगा ज़्यादा, तो इमल्सन शो करेंगे स्पोर्टी पैटर्न। तो मतलब आप जब इसको सनलाइट में रखोगे तो सिर्फ ग्लो कौन सा पार्ट करेगा, ये, क्योंकि ऑयल ग्लो करते हैं वाटर नहीं, तो ये ग्लो करेगा। तो आप इजीली समझ सकते हो कि ये क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप का नेचर है। फिर एक और होता है क्रीमिंग टेस्ट की, क्रीमिंग देख के आप पता कर सकते हो। ये कोई ज़्यादा खास नहीं इसलिए मैंने इसको डिफाइन नहीं करा। तो अगर क्रीमिंग बन रहा है तो आप कह सकते हो कि ऑयल इन वाटर टाइप का है, और क्रीमिंग नहीं बन रहा है तो वाटर इन ऑयल टाइप का नेचर है। फिर कोबल टेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है, इसको आप गूगल के थ्रू ईजिली पढ़ सकते हो। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, स्टेबल है या नहीं है कैसे पता करेंगे हम। Such animals are said to be stable if it is remains same as the such after the preparation। अगर प्रिपरेशन हो गया, ठीक है ना, इमल्सन का, उसके बाद आपने उसको रखा 15 दिन 20 दिन, तब भी वो अगर स्टेबल रह रहा है तो हम कहेंगे कि वो स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल जो है पास कर चुका है वो। और अगर स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबिलिटी को पास नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी के क्या कहते हैं उसको, टेस्ट को। तो इमल्सिफाइंग एजेंट प्रिवेंट क्वालिसेंस या फिर रिड्यूसिंग क्रीमिंग, ठीक है ना। रिड्यूसिंग क्रीमिंग मतलब क्या होता है, क्रीमिंग नेचर को हटा देता है, और क्वालिसेंस मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा होना, ठीक है। और तो द फॉलोइंग 3 चेंज अकर यूजिंग ड्यूरिंग द स्टोरेज करते हुए ये 3 चीज़ हो सकती है। पहला हो सकता है क्रैकिंग, क्रैक हो जाए, ठीक है ना। क्रैक मतलब क्या होता है, मान लो आपने क्रीम तैयार करा है, ठीक है, आपने कभी क्रीम तैयार करा है आपने, तो आपने कभी क्रीम को ऑब्जर्व करा होगा, उसको आप ज़्यादा दिन तक रखते हो तो वो कुछ ऐसे ऐसे लकीरें आ जाती हैं उसमें, ठीक है। तो आप उसको देख के पता कर सकते हो कि वो अब ख़राब हो चुका है जो आपका क्रीम था, ठीक है। और एक और होता है आपका क्रीमिंग बन जाना। जैसे कि आपने दूध देखा होगा, दूध जब फट जाता है तो उसके ऊपर अजीब अजीब सा क्रीम टाइप का बन जाता है, जिससे कि आप समझ जाते हो कि वो अब स्पॉइल हो चुका है। दूसरा होता है फेज इन्वर्जन। अब फेज इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पहले वो था ऑयल इन वाटर टाइप का, पर बाद में अब बन चुका है ये ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप का नेचर। तो इसको देख के आप पता कर सकते हो कि अब ये ख़राब हो चुका है। तो ये 3 तरह का तरीका होता है। पहले हम पढ़ेंगे क्रैकिंग के बारे। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इसको ठीक नहीं करा जाता है, एक बार ये हो चुका है तो हो गया। तो इट मीन्स द सेपरेशन ऑफ 2 लेयर, जो 2 लेयर होते हैं आपके, डिस्पेंस और कॉन्टीन्यूस, मतलब जो डिस्पर्स होते हैं और एक होता है कॉन्टीन्यूस। तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, विच आर डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय शेकिंग। या फिर कई बार होता है कि अगर जब ये बन जाता है ऐसा, ऊपर आपका आ गया ये जो था कॉन्टीन्यूस फेज, और नीचे जो आ गया डिस्पर्स फेज, और नीचे जो था वो कॉन्टीन्यूस फेज था, तो इसको जब हम शेक करते हैं तो ये दोबारा से डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है ना, मतलब आप मिक्स हो जाता है। पर जब ये क्रैकिंग हो गया तो उसके अगर आप उसको शेक करते हो तब भी वो ठीक नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो इसको हम कैसे अपोज कर सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ अपोजिट टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तो शायद ठीक होने के चांसेस होते हैं। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ इमल्सिव, जो प्रिसिपिटेट बन गए अगर उसको हम लोग हटा दें, डिकम्पोज कर दें, तो भी ये ठीक होने के चांसेस होते हैं इसके। बाय एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, अगर कॉमन सॉल्ट डाल दें, उसी के सॉल्ट डाले जो इसमें यूज़ हो रखे, तो शायद ठीक हो सकता है। और चेंज इन टेम्परेचर करके देखें, अगर टेम्परेचर हीट बढ़ा के देखें, अगर हीट मान लो बाई चांस बढ़ाया तो ये शायद डिज़ोल्व हो जाए, इसके भी चांसेस होते हैं। या फिर क्रीमिंग करके देखें इसका, तो भी शायद ठीक होने के चांसेस होते हैं। फिर दूसरा आता है आपका क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स टू फॉर्म अ थिक लेयर ऑफ अ सरफेस इमल्शन। तो ये कुछ नहीं होते, जो मैंने बताया था 2 तरह से मिलके बनते हैं आपके, ये जो होता है डिस्पर्स फेज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कॉन्टीन्यूस फेज। तो ये जो डिस्पर्स फेज होते हैं, ये जो कॉन्टीन्यूस फेज में होते हैं, मतलब बटे हुए होते हैं हर जगह, ये एक्चुअल में फिर ऊपर आ जाते हैं जब क्रीमिंग हो जाता है। तो ये बाद में कुछ ऐसा दिखता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नीचे जो डिस्पर्स फेज था वो सब सारा जो पार्टिकल्स था, ग्लोब्यूल्स था, वो ऊपर आ चुका है। तो ये ऊपर आने के बाद थिक लेयर बना लेते हैं सरफेस में। तो इसको हम लोग कैसे क्या क्या इसमें देखने को मिल सकता है आपको, रेडियस ग्लोब्यूल्स। दूसरा डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड कॉन्टिन्यूस फेज, विस्कोसिटी इज डिस्पर्स स्टोरेज अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक लो इसमें यूज़ होता है। स्टॉक लो यहाँ पे दिया हुआ गया है, V = 2 रेडियस स्क्वायर D1 - D2 ग्राम बाय 9N। तो V क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ, या फिर रेट ऑफ क्रीमिंग, कितने रेट है क्रीमिंग, कितना जल्दी बन रहा है। R से है रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स, D7 है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज्ड, ठीक है, और D2 है आपका कॉन्टिन्यूस फेज का डायमीटर। और ये क्या है आपका, ये है आपका विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फेज, ये जो लास्ट में आपको दे रखा है।
ये याद कर लेना, MCQ में आने के चांसेस के बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आपका लास्ट आता है फेज़ इन्वर्जन्स, वही है सेम। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो जो वाटर इन ऑयल था वो ऑयल इन वाटर बन जाता है, और ऑयल इन वाटर था वो वाटर इन ऑयल बन जाता है, मतलब उसका फेज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, शायद इलेक्ट्रोलाइट पास करें तो ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं इसका, बाय चेंज फेज़ वॉल्यूम रेशियो। तो मान लें जैसे ये ऑयल इन वाटर था, तो वाटर की क्वांटिटी को घटाने के लिए हमें ऑयल की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम जैसे जैसे ऑयल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो ऑयल इन वाटर दोबारा से वाटर इन ऑयल बन गया था वो वापस से ये ऑयल इन वाटर बन जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब होता है नीचे की तरफ सेटल डाउन करना, ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड ड्रॉप। तो ड्रॉपलेट डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर फिफ्थ आएगा फ्लोकुलेटेड, अगर उसको हिलाते हैं तो शायद ठीक हो जाए प्रोसेस विच 2 और मोर ड्रॉपलेट स्टिक टुगेदर, ठीक है। जब 2 और 2 से ज़्यादा ये जो है डिस्पर्स फेज में वो मिल जाए और एक बड़ा सा क्लॉट बना ले, तो इसको कहते हैं हम फ्लोकुलेशन, ठीक है ना। बट ड्रॉपलेट कैन स्टिल रिमेन द इंडिविजुअल इंडिकेटली। फिर कोलिशंस बताया था मैंने आपको, जमा होना, द प्रोसेस विच 2 और मोर ड्रॉपलेट मर्ज टुगेदर। अब इसमें मिल जाते और एक लार्ज, इसमें मिल तो रहे थे पर ये एक तरह से अलग ही थे, मिल के मतलब पास आ गए थे बस ये, ठीक है। पर इसमें होता है ये 2 मिल के एक पूरा बड़ा वाला बना लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अपवर्ड भी आ सकता है ये मिल के, और डाउनवर्ड मतलब नीचे सेटल डाउन भी हो सकता है, लाइक एक गिलास है नीचे भी सेटल डाउन हो सकता है, या फिर वो एक ऊपर भी आ सकता है। तो मतलब एक क्रीमिंग शो भी कर सकता है और क्रैकिंग इफेक्ट भी शो कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है इसके फेस इन्वर्जन के, तो आप देख सकते हो। पहले क्या था, यहाँ पे फेज इन्वर्जन होके क्या बन गया, तो देखो फेज इन्वर्जन हुआ, और ऑयल इन वाटर था, मान लो ये वाटर इन ऑयल था, अब ये क्या बन गया, ऑयल इन वाटर बन गया, ठीक है। तो ये क्या क्या इफेक्ट शो कर सकते हैं, तो पहला फेज इन्वर्जन ऐसे हुआ। अब ये 3 तरह, ये सारे तरह के फेज कर सकते हैं। पहला होता है क्रीमिंग मतलब ऊपर आ जाना, सेडिमेंटेशन मतलब नीचे जाना, फ्लोकुलेटर मतलब फ्लोकुलेटर हो जाना, मिल जाना, इकट्ठा होना। फिर कोलिशंस मतलब 2-3 मिल के एक बड़ा सा बन जाना, ठीक है। और बस इतना ही था। अब हम लोग आते हैं ओवरकम कैसे करा जाए इसको। तो इसको ओवरकम करने के लिए 3-4-5 तरह के हम चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आयनिक मतलब इलेक्ट्रिक पास करके, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटरफेस, थर्ड है लिक्विड क्रिस्टल बना दे इसका स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज बाय स्टेरिक हिंड्रेंस हिलाने से, और फिफ्थ है आपका ग्रेविटेशनल सेपरेशन से, ठीक है ना। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन का प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, कॉन्टामिनेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन कब करना होता है हमें, जब हम उसको बना रहे हो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट कर रहे हो, या फिर यूज़ ऑफ इमल्सन की तरह यूज़ कर रहे हो उसको। दूसरा होता है आपका इम्प्योर रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर हम रॉ मटेरियल जो बनाने का सामान है, उसको इमल्सन को बनाने का सामान है, वो ही ख़राब है, तो भी हमें इफेक्ट शो हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छे रॉ मटेरियल का यूज़ करना होगा। रॉ मटेरियल वही होता है जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। फिर इन्वेजन बाय एन ऑपरच्युनिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो ना हो पाए, इसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है। फिर है आपका ये जो है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ करना चाहिए हमें। स्टेबल ऑन हीटिंग मतलब इतना स्टेबल होना चाहिए कि उसको हम हीट करें, या फिर स्टोर होते वक्त जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसमें वो ही मतलब डिग्रेड ना हो जाए, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना प्रोड्यूस हो जाए उसमें। फिर आपका केमिकली कंपेटेबल होना चाहिए, वो कॉस्ट उसका कम होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टेस्ट होना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट कर सके ईजिली, कोई भी उसको गल्प ईजिली कर सके, क्योंकि बेकार टेस्ट होगा उसका तो अच्छे से गल्प नहीं हो पाएगा। ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए। इफेक्ट एजेंट फंगस से वो इफेक्टिव होना चाहिए, यीस्ट या बैक्टीरिया से मतलब ईजिली ग्रो ना हो पाए, रिएक्ट ना कर पाए इनमें बैक्टीरिया। फिर ऑयल अवेलेबल इन ऑयल एंड एक्वस, ठीक है, मतलब वो ऑयल में भी मिक्स होना चाहिए और एक्वस नेचर में भी मिक्स हो जाना चाहिए ईजी से। और प्रिजर्वेटिव्स मस्ट नो बाइंड टू अदर कंपोनेंट ऑफ इमल्सन। तो ऐसा प्रिजर्वेटिव्स होना चाहिए जो इमल्सन के साथ बाइंड ना हो जाए, रिएक्ट करके कुछ और ना बना ले, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर इफ़ यू लाइक इट। तो और कोई भी फीडबैक या क्वेरी हो, या फिर ऐसा टॉपिक जो हमने छोड़ दिया हो और आपके सिलेबस में हो, तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि हम उसको अगले वाले वीडियो में कवर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।